हो सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना। सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना। पढ़े लिखे वेल रेड वेल लर्नड आदमी सतिंदर सरताज, और गायक तो चलो देखिए बड़े बाकमाल हैं। और ये मेरे ख्याल जो भी मैंने आपको सुनाया सानू सारियां बिसर गईयां रावां, ये शायद उन्होंने 10 मिनट में लिखा। मैं उनसे मिलता था तब रोज, तब वो सतिंदर सरताज नहीं हुआ करते थे, तब वो सतिंदर बाजी थे। मुझे आपका ये स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, मूंछों वाला। पंजाब में सब ऐसे ही रखते हैं। पंजाब में सब ऐसे ही रखते हैं। वो एक बार ताव वो लगा के एक बार कैमरे की तरफ करो ना। लवली। सो मामला लीगल है सीजन 2 में आपके काम की बहुत तारीफ है। उसके बाद लाइफ कितनी बदली, चार्जेस बढ़ाए आपने अपने? ये बताओ, अंदर की बात बताओ। हाँ बिल्कुल बढ़ाए। जय पाजी ने मुझे एक दिन बाद बोली, पाजी यार आप बहुत महंगे आर्टिस्ट हो यार। आप हमारी फिल्म के लिए बहुत महंगे पड़े हो आप हमें। तो बाकी मामला लीगल है सीजन 2 के बाद सीजन 1 के टाइम पे भी लाइफ में काफी बड़ा चेंज आया था, क्योंकि उस दौरान 2024 में मामला लीगल है सीजन 1, चमकीला और वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, ये तीनों मेरी चीजें नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज हुई थी। रवि किशन कैसे हैं ऑन सेट? अरे कमाल, उनकी वैनिटी तो हमारा अड्डा है, उनकी वैनिटी वैन हमारे लिए अड्डा है। हम सब लोग मतलब 3-4-5 लोग तो बैठक होती है, कंफर्म बैठक, मतलब रवि सर की बातें सुनने के लिए। मैंने कुछ दिन पहले उनको मैसेज किया था मामला लीगल है कि इंटरव्यू के लिए, एंड ही रिप्लाइड 2 मिनट के अंदर मॉर्निंग में। ऐसा 99% नहीं होता है यार। मुकेश छाबड़ा को आप अपना गॉडफादर मानते हो? अरे वो मेरे बड़े भाई मुकेश पाजी। अगर वो नहीं होते तो क्या अंजुम बत्रा होता? मैं ये क्रेडिट बिल्कुल उनको देना चाहूंगा, बड़े भाई को ये क्रेडिट देना भी चाहिए। जो आजकल पीआर कल्चर बहुत ज्यादा हाइप हो रखा है, ये इसके बारे में मतलब मैं गलत और मैं सही क्या बोलूं, बट इसके बारे में कुछ तो बताओ यार। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो समझ में आ रहा होता है कि भाई इनको आपने ही बुलाया है और आप ही उनसे पूछ रहे हो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, ये वाली एक्टिंग बट बहुत एंटरटेनिंग होती है। अरे आप कब आए? आपको कैसे पता चला यहाँ? अरे भाई तेरे को और कोई काम नहीं है? अरे भाई उसको काम है, वो उसी काम की वजह से यहाँ पे आया है, आप ही ने उसको बुलाया है। काफी ग्रेसफुल है। बिल्कुल खूबसूरत है। वैसे आप कह सकते हैं, हम कहेंगे तो कहीं बात और चली जाएगी। मैं तो उनका टैलेंट का जिक्र कर सकता हूँ। पंजाब के छोटे से शहर अबोहर का एक लड़का जिसने बचपन में सिर्फ एक ही सपना देखा, एक्टर बनने का। स्ट्रगल, ऑडिशंस और मेहनत के दम पर आज वो बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। सो गाइस प्लीज वेलकम द सुपर टैलेंटेड अंजुम बत्रा। A very warm welcome to you, बत्रा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ मैं। मुझे आपका ये स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, मूंछों वाला। पंजाब में सब ऐसे ही रखते हैं। पंजाब में सब ऐसे ही रखते हैं, और वो होता है ना कि मूंछ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। वो एक डायलॉग भी था कि मूंछें हो तो नत्थू लाल जी जैसी हो। यस वो एक बार ताव वो लगा के एक बार कैमरे की तरफ करो ना। लवली। अच्छा ये कितना इरिटेटिंग होता है यार, ये बताओ आप। ये बिल्कुल इरिटेटिंग नहीं है। आप अगर कुछ सोच रहे हो तो भी आप यहाँ पे हाथ रख के सोच रहे हो। आप अगर किसी को हूल दे रहे हो तो तेरी, आप अगर कुछ रहा है भले तो, लवली तो, हर सिचुएशन में भाई आपके साथ ये आपके साथ है तो आपको ऐसा सुकून में। यस सो प्लीज, अच्छा पहले तो ये बताओ यार, मैंने आपकी वजह से ना लाइफ में पहली बार टीपी लगाई है ओपनिंग में। आप टीपी बता दो क्या होता है? या तो अच्छा टीपी टेलीप्रॉम्प्टर। या सो जो जिस गांव से आप आए हो, मैं फिर नाम भूल गई यार, इस गांव का तो मैंने कभी नाम सुना ही नहीं। आपकी वजह से मैंने ये पहली बार नाम सुना, मुझे बोलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ये गांव नहीं है वैसे, बहुत प्यारा सा शहर है हमारा अबोहर। और बिल्कुल, और ये पंजाब में है। एक तरफ राजस्थान बॉर्डर है, एक तरफ हरियाणा बॉर्डर है, और एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर है। हमारा डिस्ट्रिक्ट है जो वो है फाजिल्का, और हनुमानगढ़, राजस्थान, मलोट, गिदड़वा, बठिंडा, ये ऐसे ऐसे शहर हैं। जी। और अबोहर को कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। क्या बात कर रहे हो? जी बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पे हमारी एक फसल है, हम पैदा करते हैं उसको बड़े मान से, बड़े गर्व से, कीनू। आप खाते हो कीनू? तो वो हम लोग पैदा करते हैं। पहले हमारे शहर को कॉटन बेल्ट माना जाता था, बहुत ज्यादा कॉटन हुआ करती थी किसी वक्त। तो अबोहर बहुत फेमस है कई मायनों में।
और जैसे हाँ। चौधरी बलराम जाखड़ जी, सुनील जाखड़ जी बीजेपी के प्रेसिडेंट, वो अबोहर से हैं। तो बहुत अंजुम बत्रा अब अबोहर से हैं। चलिए, इस thank you चीज so के लिए much. तो अबोहर Thank अब you so जाना much. जाएगा। Thank you so सो much. प्लीज टेल मी, अबोहर से लेकर बॉलीवुड तक का सफर कितना फिल्मी रहा आपके लिए? देखिए, जब आप फिल्मों में जाना चाहते हैं तो सफर आपका मतलब फिल्मी होता ही है, क्योंकि परिवार Yes. राजी नहीं होता है इस चीज को, आपके जो Okay. दोस्त होते हैं, और क्या होता है कि आप पंजाब की टेल से आते हो जहां पे पानी पहुंचता पहुंचता सूख जाता है नहरों का, और आप वहां से उस शहर से उठ के आपने एक सपना देखा कि मैं कभी मुंबई जाके, हालांकि मैंने मुंबई का सपना नहीं देखा था, मैंने पंजाबी सिंगिंग स्कूल में मैं किया करता था। अच्छा। तो okay. और फिर भंगड़ा किया करता था जी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे कि मैं कभी एक्टिंग फील्ड में जाऊंगा या मैं एक्टर बनूंगा। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ जब स्कूल से कॉलेज में जब नाटक करने शुरू किए, फिर चंडीगढ़ में आया था। अबोहर से चंडीगढ़ 300 किलोमीटर दूर है, और मतलब हमारे उस एरिया के लिए चंडीगढ़ बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा नाम था कि अरे भाई चंडीगढ़ चले जाओ तो सब कुछ है। तो 2006 में मैं चंडीगढ़ जब गया तो मैं ये सोच के गया था कि यार वहां पे वरिंदर बच्चन जी, बी प्राक के फादर, उनसे मैंने म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया। मेरा यही था कि एमबीए करूंगा, साथ साथ म्यूजिक करूंगा, बट एमबीए खैर नहीं कर पाया। और क्यों नहीं कर पाए? लेट मी इंटरप्ट यू। उसमें शायद वो मैथमेटिक्स वाला और है वो ना, सब पल्ले नहीं पड़ता भाई, बिल्कुल पल्ले इतनी नहीं पड़ा। पढ़ाई क्यों करनी। तो वो फिर मैं म्यूजिक की तरफ, क्योंकि पहले से रुझान था म्यूजिक का और मजा भी बहुत आता था सिंगिंग करके, तो वरिंदर बच्चन जी, बी प्राक के फादर, वहां से मैंने सीखना शुरू किया। लेकिन उनको शायद 1 या 2 महीने में समझ में आ गई कि यार ये सिंगर इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो ये बातें कहानियां सुनाता है रोज मेरे को आके, कभी लेट हो जाता तो कोई झूठ जैसे भी बनाता है, तो वो बड़ा फिल्मी तरीके से, फिल्मी अंदाज से ये सुनाता है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तुम वहां पे एक टेस्ट दो, ऑडिशन दो, शायद तुम्हारा क्लियर हो जाए, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगी। बहुत बड़े बड़े नाम है वहां से, यशपाल शर्मा जी, अनुपम खेर, किरण खेर, और अभी सुनील ग्रोवर जी भी वहीं से हैं। तो उन्होंने मुझे सेम यूनिवर्सिटी, सेम डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी में सेम डिपार्टमेंट, इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट। तो वहां पे बाय चांस, लक बाय चांस, आप मानिए, सच मानिए, जो ऑडिशन स्क्रिप्ट इंडियन थिएटर की मिली थी, जहां पे आपको 5-6 मोनोलॉग्स दिए जाते हैं उस स्क्रिप्ट में, कि आपको कोई एक चुन के वो बोलना पड़ता है, मैंने एक औरत का मोनोलॉग चुन लिया था कि मैं ये बोलूंगा। मुझे इतना भी नहीं पता था कि कौन सा डायलॉग आपको कैसे बोलना है। और मेरा एक दोस्त था, ही इज नो मोर नाउ, रंजन सहगल, मेरा क्लासमेट था, उसने मुझे बताया कि भाई ये डायलॉग ऐसे बोला करते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो बस इंडियन थिएटर, और फिर इंडियन थिएटर में सेकंड ईयर में अनुराग कश्यप साहब की टीम आई हुई थी मुंबई से देवडी फिल्म की कास्टिंग करने के लिए। वहां पे मैं एक कैरेक्टर के लिए फाइनलाइज हुआ और 2009 में मुंबई शिफ्ट कर गए। बाकी फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। यस, बाबा जी की कृपा से। ये तो सच में बहुत खूबसूरत सफर है, काफी फिल्मी है। हाँ, मतलब वो बाबा जी ही खुद ब खुद ले गए। अदरवाइज मेरा इंडियन थिएटर, बाबा जी गुरु नानक साहब। ओके ओके, ठीक। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली नीम करौली बाबा से, तो मैं भी सब देखिए, सबके अपने अपने बाबा। देखिए नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी का विश्वास है, बिलीव इज एवरीथिंग, बिलीव इज एवरीथिंग। तो अगर आप किसी को भी मानते हो तो वही आपके लिए वर्क करना शुरू कर देती है वो चीज। बस ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो बाबा जी उठा के ले गए कि चलो बेटा बॉम्बे। लवली। सो मामला लीगल है सीजन 2 में आपके काम की बहुत तारीफ हो रही है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत, एक तो सीजन बहुत अच्छा है जी। होता है ना, कभी कभी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब सीजन 1 सुपर हिट होता है तो सीजन 2 आता है तो 90% हमें डिसअपॉइंटमेंट ही हुआ है। कई बार अरे यार वो फील नहीं आ रहा, चाहे वो फिल्म हो चाहे वेब सीरीज हो। बट मामला लीगल है सीजन 2 तो अपग्रेड ही होते जा रहा है, काफी एंटरटेनिंग, सारे कैरेक्टर्स, इनफैक्ट सिर्फ रवि किशन नहीं, सारे कैरेक्टर्स, आपके कैरेक्टर सब कोई काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। तो इसके बाद लाइफ कितनी बदली, चार्जेस बढ़ाए आपने अपने? ये बताओ, अंदर की बात बताओ यार। वैसे हाँ बिल्कुल बढ़ाए हैं। अभी मैं इस यहाँ से ही बात शुरू करूंगा, बट मैं अभी चार्जेस वाली बात से आपको बता देता हूँ। अभी मैंने पंजाब में एक फिल्म की, इश्कनामा, और मेरे बहुत अच्छे मेरे भाई हैं जय रंधावा और अरविंदर खैरा जो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जय पाजी ने मुझे एक दिन बात बोली, पाजी यार आप बहुत महंगे आर्टिस्ट हो यार। आप हमारी फिल्म के लिए बहुत महंगे पड़े हो आप हमें, मतलब मुंबई से आपको लेके आना और यहाँ पे पंजाबी फिल्म करवाना बहुत महंगे। तो बिल्कुल देखिए, होता क्या है कि आप इतने सालों से मेहनत करते चले जाते हो और फिर एक वक्त आता है
कि जब आपको लगता है कि हाँ यार चलो अभी वो मतलब अभी फसल पक चुकी है, अब उसको काटने का मौका आया और फिर तो आपकी वो कीमत आपको मिलती है जब तो बाकी मामला लीगल है सीजन 2 के बाद। सीजन 1 के टाइम पे भी लाइफ में काफी बड़ा चेंज आया था, क्योंकि उस दौरान 2024 में मामला लीगल है सीजन 1, चमकीला और वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, ये तीनों मेरी चीजें नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज हुई थी। तो होता क्या कि बैक टू बैक अगर आपको विजिबिलिटी मिलती है तो आपके लिए वक्त वैसे ही चेंज हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए चेंज हो जाती हैं। और अभी सीजन 2 में ऑल थैंक्स टू नेटफ्लिक्स, हमारी पोशंपा की टीम, हमारे राहुल साहब डायरेक्टर, हमारे राइटर्स हमारे, जिन्होंने मिंटू के कैरेक्टर को एक अलग ग्राफ दिया और उसकी जो स्क्रीन प्रेजेंस थी उसको और निखार के सामने ऑडियंस के लेके आए। और बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि डायरेक्टर बहुत बड़ा होता है ना? हाँ, डायरेक्टर बहुत बड़ा होता है और राइटर्स भी बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वही सारा ताना बाना बुनते हैं। आप तो बस अगर कच्चे घड़े की तरह, उस कच्ची मिट्टी की तरह अगर आप वहां पे पड़े रहते हो ना, तो अगर डायरेक्टर अच्छा है तो वो आपको बहुत अच्छा निखार के कुछ ना कुछ बना ही लेगा। तो वो मेरे को लगता है कि डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा काम होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी सीरीज में या किसी फिल्म में सारे कैरेक्टर्स एंटरटेन। हाँ, ये यहाँ पे और आपने एक बात राइट आपने, सॉरी मैं आपकी बात लेकिन आपकी बात पे ही मैं जाता हूँ, जो अभी आपने बात कही थी कि सीजन 1 बहुत अच्छा, कई दफा चीज बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जब उसका सीक्वल बनता है या सीजन बनता है तो वो उतना कमाल नहीं कर पाता, वो चार्म नहीं रहता, कुछ तो मिसिंग रहता है। ऐसा हम एज अ ऑडियंस फील करते हैं। ट्रू नहीं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे साथ ऐसा होता क्या कि जब आप सीजन 2 बनाते हो या सीक्वल बनता है तो सारी टीम डरी हुई होती है। इस बात को मानना चाहिए, ये होता है कि आप भयभीत रहते हो, आप में एक भय बना रहता है कि अरे पता नहीं क्या होगा। बट जब ऑडियंस का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला सीजन 2 को, तो वो मतलब एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना प्यार मिलेगा, इतनी मोहब्बत मिलेगी, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन बहुत लोगों ने बहुत मजा लिया और हमें ये देख के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कि लोगों ने मजा एंजॉय कर रहे हैं। रवि किशन कैसे हैं ऑन सेट? अरे कमाल, वो ऑन सेट भी और ऑफ सेट भी। हाँ, ऑफ सेट कैसे वो बताओ। बहुत कमाल है ऑफ सेट। यस, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट है या डेडिकेटेड रहते हैं अपने काम में, या चिल मोड में रहते हैं, फुल फन? नहीं देखिए, दोनों चीजें हैं। वो अपने काम को लेके भी पूरे डेडिकेटेड रहते हैं। अगर उनको पता है कि अगला सीन मेरा कुछ ऐसा है जो जिसको हम ना हमारी लाइन में बोल देते हैं, अरे बड़ा भारी सीन है अगला, मतलब जिसमें डायलॉग्स, परफॉर्मेंस और आप कुछ मिस नहीं कर सकते, फिर वो तैयारी भी पूरी करते हैं पूरे डेडिकेटेडली। और फिर उनका क्या होता है, उनका फोन, उनके कॉल्स बहुत चलते हैं, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट है गोरखपुर से और एक पार्टी से संबंध, मतलब बीजेपी पार्टी में बहुत बड़ा कद है उनका, और योगी जी के बहुत करीबी हैं रवि किशन सर। तो फिर वो उनका फोन, उनकी कॉल्स बहुत चलती हैं, और वो इस हद तक डेडिकेटेड है कि आज वो मुंबई में शूट कर रहे हैं, सुबह वो दिल्ली में है, शाम को गोरखपुर है, अगले दिन फिर वो शूट करने मुंबई वापस आ जाते हैं। मतलब इस हद तक वो डेडिकेटेड है। लेकिन वही है, उनके चेहरे पे स्माइल और वो जो पंचेस मारते हैं, वो जोक क्रैक करते हैं। उनकी वैनिटी तो हमारा अड्डा है, उनकी वैनिटी वैन हमारे लिए अड्डा है। मतलब रवि सर आ गए तो हम सब लोग, मैं, राहुल पांडे साहब हमारे डायरेक्टर साहब, और मेरा को एक्टर है जो ऑर्डर का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, विक्रम प्रताप, हम सब लोग, मतलब 3-4-5 लोग तो बैठक होती है, कंफर्म बैठक, मतलब रवि सर की बातें सुनने के लिए। और क्या कॉमेडी होती है, मतलब वो जो कॉमेडी, हमें कई दफा ऐसा लगता है कि अरे यार ये कॉमेडी अगर सीजन में भी हो, मामला में भी अगर हम डाल दें कुछ ऐसे पंचेस, तो बट बहुत मजा करते हैं। नो, बट आई हैव टू से दिस, मैंने कुछ दिन पहले उनको मैसेज किया था मामला लीगल है के इंटरव्यू के लिए, एंड ही रिप्लाइड 2 मिनट के अंदर मॉर्निंग में। ऐसा 99% नहीं होता है यार, सेलेब्स रिप्लाई नहीं करते जब तक नंबर सेव ना हो, बट ही रिप्लाइड एंड सेड हाँ मैं आऊंगा दिल्ली तो मैं इंटरव्यू दूंगा। वो बहुत हलीमी वाले हैं, बहुत। और आप बता रहे हो इतने बिजी हैं, फिर भी वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है उनका, बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट। वो एक्चुअल में क्या होता है, रवि सर को फिर काम करते इतना अरसा हो गया, उन्होंने जिंदगी दे दी है। मतलब मैं हर जगह पे एक बात बोलता हूँ कि यार 750 फिल्में मजाक थोड़ा ही है,
इतनी 750 फिल्में भोजपुरी इधर पता नहीं कहाँ कहाँ काम किया है यार। मुझे तो लगता है वो इंडस्ट्रीज भी हैं हाँ। अभी या नहीं है जहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है। वो God. मतलब कमाल आदमी है। पॉलिटिक्स भी, मतलब आप स्टार कैंपेनर भी हो, प्रचारक भी हो, आप कहीं कहीं प्रचार कर रहे हो, फिर आप अपनी एक्टिंग भी कर रहे हो, और फिर पता नहीं No, but उनको उनसे बहुत कुछ सीखने को। टाइम मैनेजमेंट को उनको अरे ट्यूशन देना बहुत चाहिए। बहुत Yeah. और हर इंसान को वो रिप्लाई करते हैं, हर इंसान हाँ। की बात सुनते हैं बहुत अच्छे से। ये उनमें सबसे बड़ा एक गुण है, और ये मेरे ख्याल में हर इंसान को ये चीज लेनी चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा भी सक्सेसफुल होता है तो वो दिमाग पे आ बट रवि जाता सर की वही है, मेरे को लगता है वो इस चीज में मानते हैं कि नेवर टेक सक्सेस टू योर हेड एंड नेवर हाँ। टेक फेलियर टू योर हार्ट। वो इस चीज में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए वो ऐसे। लवली। भोजपुरी सीखी उनसे? नहीं, वो ज्यादा भोजपुरी आपने बोलते नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट रवि सर, लोगों को पता नहीं, पता है या नहीं पता, रवि सर को लोग शायद वो भोजपुरी एक्टर और वो हाँ, वैसे वो यूपी हिंदी भाषी, हाँ, हाँ। लेकिन बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वो, और वो स्लैंग वाली अंग्रेजी। अरे क्या अंग्रेजी बोलते हैं रवि सर, बहुत अच्छी। यस यस। सो आपने बहुत सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। आप 83 में भी थे, जी। आपने शाहिद कपूर के साथ, जर्सी के साथ भी काम किया है। जी। तो बाकी तो हम एक्सपीरियंस पूछेंगे, कभी घमंड आया? अरे अब तू मेरा दोस्त नहीं है, अब सर बोल के बोला मुझे, कभी होम टाउन गए तो ऐसी बातें हुई? देखिए, मैं ना इस चीज में बिलीव करता हूँ कि पत्तों ने जब भी रंग बदला है, जमीन पर आ गिरे हैं। ओहो क्या बात। तो मेरे को नहीं लगता कि रंग बदलने की जरूरत है, और मेरे को लगता है कि हमारे गुरु साहब ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि मन नीवा मत ऊंची, और मतलब आपका थॉट प्रोसेस बहुत ऊंचा होना चाहिए, आप वैसे हलीमी में रहिए बस। अच्छा। मेरे को ये हमेशा यही लगता है, और मेरे ग्रैंडफादर भी बोलते थे कि जो जमीन को, धरती को देख के चलता है ना, मतलब आसमान को देखिए आप, लेकिन अपना दिमाग ठिकाने पे रख के आप हमेशा चलिए। और फिर मेरे साथ क्या होता है, आपने ये जो घमंड वाली बात है ना, देखिए इंसान है, जो ये दिमाग है ना, ये कभी भी चढ़ने लगता है, हिल सकता है। और जब क्या होता है, जब मुंबई में आप शूट कर रहे होते हो, आप 83 कर रहे होते हो, या जर्सी, या अभी आपने चमकीला मामला, जहाँ पे आपके बहुत अच्छे आपने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, उनका एक स्क्रीन प्रेजेंस होता है, तो फिर क्या होता है, आपको जो माहौल मिलता है ना सेट पे, सर 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 हर जगह से अंजुम सर, ये हालांकि वो आपके उस कैरेक्टर की इज्जत मान सत्कार हो रहा होता है, लेकिन क्या होता है, इंसान कभी कभी खुद पे ले लेता है कि अरे भाई अंजुम बत्रा को पूछ रहे हैं। नहीं, वो आपके किरदार के लिए आपके साथ ऐसा वो कर रहे हैं। अंजुम सर इज वॉकिंग, अंजुम सर इज वॉकिंग, टिक्की इज वॉकिंग, मिंटू इज वॉकिंग, जब वो, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके मन में एक आती है, अरे भाई मैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तो मैं उस चीज से बचने के लिए मुंबई से आता हूँ मोहाली, मोहाली से आता हूँ अबोहर जाता हूँ, अपने पुराने दोस्तों मित्रों से मिलता हूँ, अपने परिवार के साथ। फिर अबोहर से 15 किलोमीटर दूर है मेरा गांव खुइया सरवर, वहां पे मेरा फार्म है, वहां पे जाके अपने बंदों के साथ बैठता हूँ। तो आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ करके आए हो, इतनी बड़ी फिल्म करके आए हो, आपने कोई हिट दी है या नहीं दी है, आप बिल्कुल ग्राउंडेड रहते हो, तो आपका दिमाग जो है वो संतुलित रहता है। तो मेरा तो ये एक तरीका है, इसलिए मेरा दिमाग कभी, और मेरे को लगता है अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और जब आपके को एक्टर्स, जब आप रवि किशन सर जैसे हों, या दिलजीत दोसांझ पाजी जैसे हों, शाहिद कपूर पाजी जैसे हों, रणवीर सिंह जी जैसे हों, इन सबसे आपको यही, इम्तियाज अली साहब से आपको यही कुछ सीखने को मिलता है कि भाई बड़ा इंसान वही होता है जो किसी को छोटा ना समझे, और दिमाग पे उस चीज को हावी ना होने दे कि मैं बहुत बड़ा कुछ, या मैंने कुछ बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया। आराम से आप अपना बस काम करते चलिए। तो मैंने तो यही, मेरे को समझ में आई, इसलिए घमंड नहीं आता। और एक बात और मैं हमेशा बोलता हूं कि जो अहम में है दरअसल वो वहम है। हाँ। तो यही है। सो अंजुम, मुकेश छाबड़ा को आप अपना गॉडफादर मानते हो? अरे वो मेरे बड़े भाई मुकेश पाजी, और सच में जिंदगी में जब भी कभी वो फेज आता है आपका, अगर वो नहीं होते तो क्या अंजुम बत्रा आज अंजुम बत्रा होता? मैं ये क्रेडिट बिल्कुल उनको देना चाहूंगा, बड़े भाई को ये क्रेडिट देना भी चाहिए, क्योंकि मुकेश भाई ने, चाहे लव शफ्ट चिकन खुराना हो, उस दौर में जब आपके पास क्या होता है, आप ढूंढ रहे होते हो, क्राइम पेट्रोल में बैक टू बैक कर रहा था, उस दौर में शुरू कर दिया था मैंने, और मुकेश भाई ही ये बात बोला करते थे कि ओ यार तेरा तो डेली सोप बन गया। वो पंजाबी में हमेशा वैसे बात करते हैं। तो वो जब भी टीवी देखते थे और मेरा कोई एपिसोड आ रहा होता था, तो वो कहते थे तू बोलता था डेली सोप नहीं करूंगा, लेकिन बेटा ये तो तेरा डेली सोप बन गया, तू बैक टू बैक सारे एपिसोड्स में आ रहा है क्राइम पेट्रोल में।
तो मुकेश भाई ने जब भी, क्योंकि क्या होता है आप टेलीविजन कर रहे होते हो लेकिन आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है, अरे यार एक फिल्म मिले ना, एक फिल्म मिले ना, क्योंकि मैं देवडी फिल्म करके आया था तो बीच में 1-2-3 साल वो फिल्म नहीं मिली। तो मुकेश भाई ने मुझे उसके बाद पहली फिल्म दी लव शक्ति चिकन खुराना। बहुत अच्छा कैरेक्टर था उसमें, दिलगिरी नाम का। और मुकेश भाई ने कोई ऑडिशन नहीं दिया मैंने उसके लिए, डायरेक्टली उन्होंने, समीर शर्मा साहब जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, मैं एक नज्म उन दिनों में मैंने एक लिखी थी, कविता लिखी थी, मेरा डेली रूटीन पंजाबी में 7 बजे मैं उठा करता। मुकेश भाई को वो बहुत पसंद थी, वो मेरी जो कविता थी। उन्होंने मुझे बुलाया कि यार एक बंदे से तेरे को मिलवाना है, तू अपनी वो कविता सुना। तो मैंने उनको वो कविता सुनाई और जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुकेश भाई ने मेरे कान में एक बात कही, पुत्र फिल्म कर रहे हैं तो बेटा, तू ये फिल्म कर रहा है लव शक्ति चिकन खुराना। उन्होंने हर, मतलब जब होता है ना कि आपका कुछ एक फेज ऐसा आता है जब आप लो फील करते हो करियर में, आपको लगता है कि यार कहीं यहाँ से कोई एक उड़ान भरी जाए, कहाँ भरी जाए समझ नहीं आ रही होती, तो तब बाबा जी शायद मुकेश पाजी को भेज देते हैं कि यार बच्चा अभी थोड़ा सा परेशान है, चाहे वो 83 हो, जर्सी हो, चमकीला, तो फिर आपको पता ही है मतलब। तो नहीं, बिल्कुल मैं सारा क्रेडिट उनको देना चाहूंगा और मैं देता भी हूँ मुकेश भाई को। मुकेश छाबड़ा मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया उन्होंने और आज भी कर रहे हैं, और बस ऐसे ही बना रहे, उनके साथ मोहब्बत बनी रहे। और मेरी कोई आज की मोहब्बत नहीं है मुकेश छाबड़ा पाजी से। कई लोगों को ये लगे कि मुकेश छाबड़ा पाजी के साथ मैंने मिलना शुरू किया या अभी कोई बात है, 2009 से, तब मुकेश भाई भी द मुकेश छाबड़ा नहीं थे। मैं तब से हमारा घर पे आना जाना है मुकेश भाई के साथ। वो भी रात को कभी भी हमारे घर पे आ जाया करते थे। जब हम अभी मुंबई पहुंचे ही थे तो मुकेश भाई के साथ आकाश दहिया पाजी, जो मुकेश पाजी के साथ पहले, आकाश दहिया बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो भी बड़े भाई हैं। तो मुकेश भाई, आकाश भाई, प्रत्यूष हुआ करते थे, तो उन सब लोगों के साथ तो मतलब हमारा वो वाला रिश्ता है जो तब कोई भी कुछ नहीं था। मुकेश भाई भी वो साथ में मुकेश छाबड़ा नहीं थे। हाँ तो बट हमेशा इन्होंने, मुकेश भाई ने बहुत एड्स भी दी मुझे, तो बहुत हमेशा बहुत सपोर्ट किया मुकेश। अच्छा, हर एक्टर बोलता है कि उन्होंने स्ट्रगल किया है, बट ऑब्वियसली बात है हर कोई स्ट्रगल करता है, हर किसी की स्ट्रगल स्टोरी भी अलग होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में, स्पेशली बॉलीवुड में, कनेक्शंस बहुत मैटर करते हैं या टैलेंट? बहुत लोग बोल के जाते नहीं टैलेंट ही सब कुछ होता है, वी डू अग्री टैलेंट, बट टैलेंट दिखाने के लिए क्या कनेक्शन मैटर करता है? देखिए पहले तो स्ट्रगल, मैं इस जो हमारी एक्टिंग फील्ड है, मेरे को लगता है ये वाहिद ऐसी फील्ड है हमारी, चाहे वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, राइटिंग डिपार्टमेंट है, राइटर्स का डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा एक्टर्स का जो डिपार्टमेंट है, ये अकेली ऐसी लाइन है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कोई इस बात से सहमत ना भी हो, जहां पे आपका परिवार आपको जबरदस्ती नहीं भेजता, वो इसमें रोकता है जाने के लिए कि भाई बहुत डिफिकल्ट है ना। यहां पे आप अपनी मर्जी से आते हो, आप इस लाइन को चुनते हो कि भाई मेरे को यही करना है, दिल से करना है, और जो चीज आप दिल से करना चाहते हो, जिसके लिए आप दिन रात अपने एक कर देते हो, स्टेज पे करते हो, चाहे जैसे भी करते हो, वो कभी स्ट्रगल नहीं लगती आपको। वो लगता है कि यार ये तो मैं अपनी मर्जी से आया हूं ना, यही तो एक चीज है जो मैं अपना सपना पूरा करने के लिए आया हूं, यही तो एक चीज है जो मैं खुद करने आया हूं। और जो आपने लिंक्स वाली बात कही, देखिए वो मैं लिंक्स कहां से लेके गया था, मेरे को ऐसा लगता है वो जो डिवाइन है ना, वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेगी। रास्ता हर इंसान का अलग अलग होता है, और मेरे को नहीं लगता कि जो आपने कही टैलेंट सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लॉन्च होते हैं लेकिन वो एक या 2 फिल्मों के बाद वो नहीं चल पाते, उसका कोई तो रीजन होगा। और यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब से लेके इरफान खान सर से लेके ओम पुरी साहब, हमारे पास नसीरुद्दीन साहब, जो विदाउट एनी बैकग्राउंड आए हैं और आज मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा मुकाम, शाहरुख खान साहब। तो मेरे को लगता है कि शायद होते होंगे लिंक्स भी। देखिए अभी तो लिंक वर्क करते हैं, जब आप एक कुछ काम आप कर लेते हो तब शायद लिंक्स वर्क करते हैं। आज मैं भी जो बात कर रहा हूँ कि मुकेश पाजी अगर मेरे को जानते हैं, वैभव विशांत पाजी अगर जानते हैं, तरन बजाज अगर मुझे जानते हैं, हनी त्रेहान अगर जानते हैं, तो मैं शायद अभी मेरे इनके साथ लिंक हैं, लेकिन मैं जब अबोहर से
चंडीगढ़ आया था या चंडीगढ़ से जब मुंबई आया था, तब मेरे इनके साथ लिंक नहीं थे। वो काम कर करके एक इंडस्ट्री है तो तो बात है, और ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसा लगे कि जितना नॉट फिट मैं और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड सुनील सारस्वत शेखू, जितना हम नॉट फिट हुए हैं, मैं बोलता हूं आज कोई अगर जो नए लड़के या लड़कियां आ रही हैं, अगर हमारे जितना कोई नॉट फिट हो तो तीसरे दिन अपना बोरिया बिस्तर बांध ले मुंबई से। पेशेंस। हर दिन हम 10 बार नॉट फिट हुआ करते थे। यू फिट द बिल, यू फिट द बिल एंड यू क्या होता है ये ऑडिशन का भी बिहाइंड द सीन? हमें बताओ ना, हमें नहीं पता ऑडिशंस कैसे मतलब रहते हैं? आप जाते हो, हमें तो जब नए नए हम गए थे 2009 में, तो हमें ये पता चला था कि एक आराम नगर जगह है, पार्ट 1 पार्ट 2, और एक श्रीजी जगह है जहाँ पे आर्ट्स के ऑडिशन चलते हैं। तो बस ये बता दिया गया था कि एक दरवाजा है, वो दरवाजे को खटखटाओ, वहां से कास्टिंग डायरेक्टर निकलेंगे और आपने पूछना है डू यू फिट द बिल, डू आई फिट द बिल। तो वो अगर बोल दें कि यस यू डू फिट द बिल तो आप ऑडिशन दे दोगे, फिट द बिल। अगर वो बोलेंगे सॉरी यू डोंट, तो आप अपने घर चले जाओगे, आप दूसरा दरवाजा खटखटाओगे। तो बस देख करी। हाँ, देख करी। ओके। तो हमने ना जाने कितने ऐसे, और शुरुआती दौर में हमें समझ में नहीं आती थी, हम कहते थे यार पंजाब में जैसे बोलते हैं ना, ले साडा मुंडा तो बहुत सोहना है, ले साडा मुंडा तो शाहरुख खान लगता है। वो आपका जो एक बैक ऑफ द माइंड, आपने वो जो एक गलत फहमी, जो आप गफलत में जी रहे थे, वो आपका सबसे पहले वो टूटता है। वो गुरूर जो मान आप लेके आते हो ना अपने पीछे से, वो टूटता है सबसे पहले कि भाई यहाँ पे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अपने शहर में तो अपने शहर में तो हम बहुत सवा शेर थे, यहाँ पे आके पता चलता है कि आप कुछ भी नहीं हो। तो बहुत बार, बहुत दफा नॉट फिट तो इतनी दफा। और तब क्या हुआ करता था, हम अपनी फोटोग्राफ्स पे रात को एक काम होता था, अपनी हार्ड कॉपी फोटोग्राफ्स, आप एक आपका फुल लेंथ आपकी फोटोग्राफ, एक मिड और एक आपका क्लोज, ऐसी फोटोग्राफ्स आप, उसके पीछे एज, नेम, नंबर, क्या किया है, थिएटर एक्सपीरियंस क्या है, आप हर प्रोडक्शन हाउस में छोड़ के आया करते थे। और जब आप 20-25 दिन में, कई ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस थे, सीरियल्स जो टेलीविजन के लिए काम किया करते थे, वहां पे अगर आप जाते थे 1-1.5 महीने बाद, तो आपको मिल जाती थी आपकी फोटोग्राफ धूल चाटती हुई कहीं ना कहीं। तो हमने ऐसी ऐसी जगह पे भी जाके फोटोग्राफ्स दी हैं। और वो जो होते हैं ना, हम एक, वैसे मैं बोलनी चाहिए पता नहीं बोलनी चाहिए, हम अपने आप को बोलते थे हार्ड कोर स्ट्रगलर। कि जो बेशर्मों की तरह सुबह निकलते हैं और रात को बेशर्मों की तरह घर वापस आ जाते हैं, बिना काम लिए, बिना काम किए। तो मैं बोलता था कि हमारी सुअर वाली चमड़ी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम हो ही ऐसे गए हैं, क्योंकि देखिए जब आप एक शहर से निकल आए हो, अब वहां पे वापस आप मतलब ऐसे तो नहीं जाओगे, खाली हाथ तो नहीं जाओगे। हालांकि आज मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं कि आप वहां परेशान होते रहो और आपको ये डर है कि मैं घर जाऊंगा तो क्या, भाई कोई टेंशन नहीं है। हाँ। वो भी आप ही के लोग हैं, वो भी आप ही का घर है। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। और अगर आपने ट्राई ना किया होता तो फिर क्या होता, आप निकले तो सही ना। तो मैं बोलता हूँ गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हम कम से कम घर से निकले, हमने दुनिया देखी, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें। और मैंने अकेले नहीं ये चीजें नहीं की, कहीं मैं इसको ग्लैमराइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने भी ये सब चीजें की। आजकल आप, तब मेल भी रेयर मिला करते थे, मेल आईडीज मिलना भी एक बहुत बड़ा काम होता था। अरे उसका मेल आईडी मिल गया, मेल करूंगा उसको अपनी फोटोग्राफ्स, अपना एक्सपीरियंस मेल करूंगा। ऑडिशन आपका अगर हो जाता था तो आपको ऐसे लगता था भाई आपने किला फतेह कर लिया, कि ऑडिशन मेरा आ गया है। आपके चेहरे पे जो वो एक स्माइल, ब्रॉड स्माइल आती थी, आपको लगता था भाई मैंने किला फतेह कर लिया, कि मेरा ऑडिशन आ गया है। और अगर ऑडिशन में आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो फिर तो और फिर अगर फाइनल हो जाते हो किसी चीज के लिए तो फिर तो आपने बस, आप समझ लो कि मैं ही खुदा हूं। ये आईआईटी से ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। देखिए मैंने किया नहीं आईआईटी तो देते थे हम, फिर बट फाइनल होता था। आपको एक चीज जो मुसलसल आपको लगातार जो आपको चलने पे मतलब हौसला देती थी, वो यही देती थी कि आपको इस चीज का शौक है, आपका ये सपना है, आप ये करना चाहते हो बस। अदरवाइज जितना इसमें मतलब नॉट फिट आप सुनते हो तो आपको एक दफा एक वक्त ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि अरे भाई कुछ और ही कर लेते हैं। जब आपको बहुत अरसे तक काम नहीं मिलता तो आपके मन में, क्योंकि हम इंसान हैं, ये इंसान खुद से भी सवाल करता है कि यार भाई मैं सही हूं या गलत हूं, मैं कहीं गलत लाइन में तो नहीं हूं। तो बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं इंसान। सो अंजुम,
यू टेल मी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जो आजकल पीआर कल्चर बहुत ज्यादा हाइप हो रखा है, ये इसके बारे में मतलब मैं गलत और मैं सही क्या बोलूं बट इसके यार, बारे में कुछ तो बताओ यार। देखिए ये पीआर कल्चर मेरे को लगता है एक दायरा होना चाहिए, एक हद तक चलो ठीक है, लेकिन वो जब आप ओवर कर देते हो ना, मेरे को लगता है वो ओवर, सबको ओवर एक्ट, देखिए एक होती है एक्टिंग, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हाँ। तो एक होती है ओवर एक्टिंग। जब वो पीआर वाली ओवर एक्टिंग होनी शुरू हो जाती है ना, तो तब मुझे लगता है, और मैं कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो समझ में आ रहा होता है कि भाई इनको आपने ही बुलाया है पैप्स को, और आप ही उनसे पूछ रहे हो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। हाँ, ये वाली एक्टिंग बट बहुत एंटरटेनिंग होती है। अरे आप तो कब आए, आप कब आपको आए? कैसे पता चला हाँ। यहाँ? अरे भाई तेरे को और कोई काम नहीं है, अरे भाई उसको काम है, वो उसी काम की वजह से यहाँ पे आया है, आप ही ने उसको बुलाया है। उसको कैसे पता चलेगा आप आज सुबह 8 बजे किसी क्लिनिक में जा तो रहे वो नकली एक्टिंग वो शायद नहीं करनी चाहिए। या, बाकी या। हाँ ठीक है, खुद देखिए मेरी बात सुनिए, अगर मैंने कुछ अच्छा किया है, अगर मैं वो बात लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, पहुंचाना गलत चाहता क्या है? हूँ, तो उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? आप कीजिए पीआर, लेकिन वो उस हद तक भी ना जाए कि जैसे बोलते हैं ना कि राई का पहाड़ ही बना दिया, कि बात इतनी सी थी और आपने उसको इतना बना दिया, Yes, ऐसा yes, मत कीजिए। yeah. बट हाँ ठीक तो है, आजकल बट ये अच्छी चीज है, मेरे को ऐसा लगता है हाँ, अच्छी चीज है, ऐसा कुछ मतलब बुराई कुछ भी नहीं है इसमें, बुराई ऐसा कुछ आप नहीं किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, बिल्कुल आप खुद को प्रमोट कर रहे हो। अनटिल अनलेस आप मतलब आटे में नमक डाल दो या फिर नमक में आटा, फिर वो आपको पता ही है कि स्वाद किसका होगा। आटे में थोड़ा सा नमक तो चलता है, और नमक में बिल्कुल थोड़ा सा आटा, फिर नमक कैसे खाओगे आप? तो वो बिल्कुल। सो और ये भी इसके साथ साथ, क्या आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया हर एक्टर के लिए कि आपको अपना एक पीआर रखना ही है, खुद को अगर प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव रहना ही होगा। आज के टाइम में ऐसा नहीं है एक्टर्स के साथ, बहुत एक्टर्स से मैंने ये बात पूछी है तो उन्होंने कहा हाँ एक प्रेशर आ गया है कि हमें भी सोशल मीडिया पे खुद को प्रमोट करना है, टाइम टू टाइम हमें अपने शेड्यूल बताने, हम आज यहाँ हैं या ये है, वरना लोग हमें नहीं जानेंगे। क्या ये प्रेशर ठीक है? देखिए हो सकता है कई पहले लोगों के के टाइम लिए में भी फैन फॉलोइंग थी एक्टर्स की, बट वो सोशल मीडिया पर पहले नहीं थे। के वक्त तो जी स्टार पैदा हुआ करते थे। Yes. पहले के वक्त स्टार्स, आज पता नहीं करण जौहर साहब ने एक दफा बात बोली थी कि आजकल वो वाले स्टार्स नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा बल्कि सोशल मीडिया से रहने में भी आपकी जो एक्सक्लूसिविटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो वो ज्यादा भी नहीं दिखना चाहिए, बहुत ज्यादा दिखना भी कहीं ना कहीं हानिकारक है। हाँ। तो बट मेरे को ऐसा लगता है अगर सोशल मीडिया की, अगर आपने जैसे बात की है, अगर आजकल वो फॉलोअर्स वाली गेम भी है कि वही काम कर रहा है जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो फिर मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि अगर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स के साथ ही अगर आपको काम मिलता, तो फिर मुकेश छाबड़ा पाजी अंजुम बत्रा को कास्ट कभी नहीं करते चमकीला के लिए, या वैभव विशांत पाजी कभी भी कास्ट ना करते अंजुम बत्रा को मामला लीगल है के लिए। क्या 50-60 हजार फॉलोअर्स के साथ, फिर तो मिलियन वाला कोई ढूंढते ना वो इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के लिए। तो वो अगर सेंसिबल जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या जो फिल्म मेकर्स हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसा सोचते हैं। इम्तियाज अली साहब उनमें से एक है। तो राहुल पांडे साहब जो हमारे डायरेक्टर है मामला लीगल है के, वो इंस्टा पे ही नहीं है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उनका सही चल रहा है, और सही चल रहा है उनका, मेरे ख्याल में ज्यादा सही चल रहा है क्योंकि उनका ध्यान, उनका जो केंद्रित है वो ध्यान, उनका ध्यान डाइवर्टेड नहीं है। हम लोग तो डाइवर्टेड है ना, अरे चलो रील बना लेते हैं, अरे यार यहाँ पे एक शॉट ले लेते हैं, कल रील बनाने में काम आएगा। तो वो यहाँ प्रेशर, जो आपने प्रेशर की बात की, नहीं, जब तक एंजॉयमेंट है तब तक कोई भी चीज अच्छी है। अगर प्रेशर हो रहा है तो क्या वो एक एक्टर के लिए? आजकल प्रेशर सब फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि मैंने कभी रील्स नहीं डाली थी, बट आजकल मैं भी डाल रहा हूँ, तो फिर मैं भी यही समझू ना कि मैं भी प्रेशर स्टॉप कर रही थी वैसे नहीं करना है। तो मैं भी आजकल रील्स बनाने मतलब बनानी शुरू कर दी हैं और डालनी शुरू कर दी हैं। तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी कहीं प्रेशर में हूँ, क्योंकि क्या आपको ऐसा लगता है ना कि यार वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, तो हम भी करके देख लेते हैं, हम भी करके देख लेते हैं, चलो हमने अभी तक नहीं किया, चलो हम भी करके देख लेते हैं। मजा आ रहा है? हाँ, मजा बहुत आ रहा है, मजा आता है जब आपको लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। तो अच्छा, कमेंट्स क्या, अभी मैं पहले ना एक चीज सोचा करता था, यार ये कौन से लोग हैं जो आपको फॉलो नहीं करते हैं लेकिन उनके कमेंट आते हैं, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता था कि आपको फॉलो नहीं कर रहा है, जो आपके फॉलो करते हैं, जो आपको वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वो एक समझ में आता है। अभी क्या मेरे साथ क्या होना शुरू हुआ है, वो इंसान मेरे को फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही उसने वो इच्छा जताई, ना ही उसकी कोई इच्छा थी कि मैं इसको फॉलो करूं,
बट उसने जो कमेंट मोहब्बत के साथ किया ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है आजकल कि यार इसने चलो वक्त निकाल के टाइम कमेंट तो निकाला किया, यार, फॉलो किया नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन कमेंट किया ना उसने। और एक मेरे को आजकल बहुत अच्छी बात लग रही है, जो हम कई दफा, मैं ये उन लोगों के लिए ये बात बोलनी चाहता हूँ जो कभी कभी डीमोरलाइज हो जाते हैं कि अरे यार इतना काम किया लेकिन लोगों ने वो जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैं सच बता रहा हूँ, अभी आप चाहे मेरे इंस्टा पे जाके आप नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिएगा, कुछ 1 2 3 लोगों ने क्राइम पेट्रोल का भी जिक्र किया हुआ है। मैं आपको क्राइम पेट्रोल से देखता था, एक बंदे ने जिक्र किया, वो भरावा तू तो सावधान इंडिया के टाइम तो मेहनत कर रहे हैं, चलो शुक्र है तेनू ये प्लेटफॉर्म मिला। तो मेरे को लगता है मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो बाबा जी शायद वो आपके लिए रास्ता बना रहे होते हैं। तो जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मील का पत्थर नहीं देखना चाहिए, लगे रहना चाहिए। मेरे पापा ये कहते थे मेहनत हाँ। कभी वेस्ट नहीं जाती। हाँ, मेरी नहीं। पहली नौकरी 5,500 की थी, तो मैंने कहा पापा मैंने इतना पैसे खर्च करके दिल्ली आके पढ़ी हूँ, 5,500 ही लगे। कट टू 1.5 महीने बाद मेरी पंजाब की हिस्ट्री में फिर जॉब लगी, अरे। छोटे से यूट्यूब चैनल में काम कर रही थी मैं, बट क्या? और थ्रू आउट वो 1.5 महीने मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं, 12 ओह। घंटे करती थी। तो मेहनत तो कभी वेस्ट नहीं जाती। और ये या- मेरे ख्याल में मेहनत आप भी नहीं करते हो, वो आपसे डिवाइन करवाती है ना? वो हाँ। शायद उसने आपकी जर्नी इस तरह से बनाई होती है कि आपको वो चीजें सब करनी ही पड़ती हैं। और मेरे को लगता है अच्छी बात है। मैं ना बहुत दफा ये बात सोचता था कि अरे यार मैंने देवडी इतना बड़ा ब्रेक मुझे मिला, हालांकि मैंने उसमें वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। मैं आज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं आज वो फिल्म मुझे मिलती तो मैं शायद और अच्छे से कर पाता, क्योंकि मेरे पास तब मैं शायद 24 साल का उस था। टाइम भी लोगों ने बहुत पसंद बहुत किया, तो पसंद उस किया हिसाब से उस टाइम वो बेस्ट राइट। था। ये बट तो होता मैं ही तब है। 24 साल का था, आज मैं 41 ईयर्स का हूँ। तो वो लाइफ का जो एक्सपीरियंस, वो जो काम का एक्सपीरियंस शायद वो जैसे अब आया है, अब मिला है, तो शायद मैं उसको और अच्छे से कर पाता। लेकिन वही है कि तब मैं ये बात सॉरी मैं आपकी बात तब मैं ये बात सोचा करता था कि यार देवडी की है मामला, सॉरी लव शफ्ते चिकन खुराना कर ली, क्राइम पेट्रोल की इतनी स्टोरीज में आप मेन मतलब एंटेगनिस्ट हो, आप मेन नेगेटिव आप प्ले कर रहे हो, लेकिन आपको वो मोहब्बत नहीं मिल रही जो आपको मिलनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बाबा जी इसलिए आपको नहीं दे रहे थे कि वो आपको ये एक्सपीरियंस देना चाहते थे कि बेटा धीरे धीरे सीखता चल। ये सीखने वाली जो करत अभ्यास वाली चीज है ना, ये सीखते चलो इसमें, क्योंकि ये टिल डेथ आपके चलेगा जो आपको सिखलाई मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी जो जर्नी चल रही है ना, जर्नी का मजा लेना चाहिए। तो मंजिल पे पहुंच के तो फिर वही है कि क्या करोगे, अभी जर्नी में मजा है। तो मेरे को लगता है कि अभी जो जर्नी खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत खूबसूरत, बहुत। सॉरी आप कुछ बोल रहे थे, मैंने आपकी बात बीच में काट दी। अच्छा नहीं, मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ। आई गेस ये थोड़ा फनी होगा और थोड़ा पर्सनल भी है। एक एक्टर का ना सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है अकॉर्डिंग टू यू? यार ये मुझे जानना है। यार मैंने बहुत सारे एक्टर्स जो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको देखा है कि अपने आप पे ही खर्च होता है पैसा, खुद को मेंटेन शौक पूरे करने में। जब आप चाहे, मैंने बहुत से ऐसे दोस्त देखे हैं, बहुत से ऐसे लोग एक्टर्स देखे हैं जो फैमिली बैकग्राउंड जिनकी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो मुंबई में एक तमीज से, तहजीब से रहते हैं कि बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। कि परिवार से मंगवाना ना, आपको एक वक्त पे ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्यों परिवार से पैसा मंगवा रहे हो। तो फिर जब उनके पास खुद कमाना शुरू करते हैं और फिर जब पैसा बहुत आना शुरू होता है, तब वो अपने शौक पूरे करते हैं। कपड़े बहुत अच्छे पहनना शुरू करते हैं, ब्रांड्स पहनना शुरू करते हैं, चश्मे लाना शुरू करते हैं, गाड़ी, जूते, इन सब चीजों में पैसा खर्च करते हैं। अंजुम बत्रा किस पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं? वैसे आई हैव टू से दिस, बड़े सही लग रहे हैं आपके जूते। थैंक यू सो मच। ये मेरा 3rd वाइट है, तो कहीं लोगों को ऐसा लगता है यार वाइट ही पहनता, तो मैं जब भी मेरे को लगता है कि मैला होगा तो मैं एक और वाइट ले लेता हूँ। तो यार मेरे को भी जूतों का बहुत शौक है, जूतों का, और मेरे को जुतियों का बहुत शौक है, कुर्ते पजामे के साथ जुतियां। तो मैं पाकिस्तानी जुतियां पहनता हूँ, हमारे फाजिलका से इंपोर्ट होती हैं जुतियां पाकिस्तान से, तो मैं वहां से जुतियों का बहुत शौक है। और मतलब ऐसे बहुत से शौक हैं जो शायद अभी मन में है, पूरे करेंगे। अभी कौन सा जिंदगी का हमारा आखिरी दिन है अभी तो बहुत लंबी जिंदगी होपफुली पड़ी है, तो शौक पूरे करेंगे। बट यस, ये शौक है। और मेरे को लगता है कि ये हर इंसान को अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, अच्छा दिखने का और अच्छी गाड़ी पे चलने का शौक होता ही है तकरीबन। ये कॉमन चीजें हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो मैं भी अलग नहीं हूँ, मुझे भी यही सब शौक है। और मेरे को खेती का बहुत शौक है।
अरे जी ये तो बिल्कुल। आपके जीन्स में होगा। हाँ, तो बिल्कुल ये जो दादा परदादा से ये जो हाँ। हमारे चली आ रही है हाँ, पुश्तैनी हाँ, चीज है, हाँ। मुझे वो बहुत मजा आता है। खेत में होता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है, नवाज साहब ने एक बात कही थी कि शहर में कौन रहता है, शहर में शायद नौकर रहता है और गांव में शायद राजा रहता है। मतलब जो हाँ, आप, जब मैं अपने फार्म पे होता हूँ, अपने खेत में होता हूँ, तो मुझे वही एहसास होता है कि यार मैं इस छोटे से दायरे का, जो छोटी सी जगह है, मैं इसका राजा। महाराजा हूँ। और एक Exactly. सुरजीत पात्र जी की शायद एक कुछ लाइनें हैं कि ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰੀ शहर चाके बन जाते ने बस की एक सवारी। कि गांव में जिनके मतलब हुक्म और सरदारी चलती है, शहर में जब वो आ जाते हैं वो फिर बस की एक सवारी बन के महज रह जाते हैं। तो वो एक, इसलिए मेरे को वो सब चीजों का भी बहुत ज्यादा शौक है। तो मेरा वो एक्सट्रीम है, एक तरफ वो ब्रांड 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 है और रिटायरमेंट प्लान हाँ वही हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल कौन सा? बिल्कुल, एक तरफ वो ब्रांड 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 और एक तरफ वो ये चादर वाला, कुर्ता है ना? जुत्ती और ये सब ये चीज़ें। बस नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वही कि एक तरफ आप ऐसा लगे कि आप यार गाड़ियों में भी सफर कर रहे हो और एक आपको ऐसा लगे कि हाँ यार गड्ढे पे और ट्रैक्टर पे भी, तो वो मेरे को। अच्छा, क्योंकि इस चीज़ आपने का शौक पंजाब इंडस्ट्री में भी काम किया है, बॉलीवुड में भी काम जी। किया है, आपने ओटीटी पे भी काम किया है, टीवी जी। इंडस्ट्री में भी काम किया है। जब आप पंजाब से मुंबई पहुंचे तब एक चीज क्या खटकी लोगों में, यार ये कैसे से हैं यार, हमारे पंजाब में तो ऐसा नहीं होता था यार। मतलब मुंबई जब मैं गया, यस। देखिए मैं पता नहीं, मुझे शायद ना एक्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से किया वहां के लोगों ने। और हुआ क्या, जो सर्कल भी था वो भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली वाला सर्कल था। इस वजह से अच्छा। शायद बहुत ज्यादा कुछ फर्क महसूस नहीं हुआ। बट उसके बाद मराठी बहुत सारे दोस्त बने तो समझ में आया कि यार ये तो बहुत कमाल लोग हैं ये भी। हाँ, हाँ, क्योंकि मराठे मतलब वही पंजाबियों जैसे, वही जज्बे वाले, वही बहादुरी वाले वैसे लोग हैं। तो बाद में समझ में आया नहीं यार ये बहुत कमाल लोग हैं ये भी। तो बट जर्नी मजेदार थी, है, और उम्मीद करता हूँ और भी बढ़िया ही जाएगी जर्नी। अच्छा, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले सोनम बाजवा का इंटरव्यू किया था फॉर द फिल्म पिट स्यापा। पिट स्यापा रहा है ना, परमवीर बहुत चीमा और अरे लवली फिल्म। मेरे को बड़े मतलब श्रीदेवी के बाद अगर मुझे कोई एक्ट्रेस कॉमेडी करती हुई पसंद आई है तो वो सोनम बाजवा है। क्या टाइमिंग है उनकी, मतलब मुझे बहुत बहुत जची वो। मुझे उनकी एक फिल्म बहुत अच्छी लगी। देखिए 1984 का अगर कोई इंसान कहे कि मुझे 1984 बहुत अच्छी लगी तो वो सबको ही अच्छी लगी थी। दिलजीत पाजी, किरण खेर मैम, अनुराग सिंह सर ने डायरेक्ट की थी। मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, करण जौहर साहब ने उसको तब जिक्र किया था। सोनम बाजवा मुझे वहां पे भी बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद भी उनकी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। सोनम बाजवा की बहुत अच्छी एक फिल्म आई थी उनकी, अड़ब मुटियारा। ओफ, जो वहां पे उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया था अड़ब मुटियारा में, मैं वो कभी सोच नहीं सकता था। मतलब आप अगर 1984 अगर फिल्म देखोगे, वो वाली सोनम बाजवा और अड़ब मुटियारा वाली सोनम बाजवा, आपको लगेगा उफ यार क्या रेंज है, क्या रेंज है इस एक्टर की। हाँ। तो वो आपने उनका जिक्र किया, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी चीज, क्या फिट है वो, फिटनेस तो मतलब सीखना चाहिए उनसे। मतलब क्या खूबसूरत हाँ, है, काफी ग्रेसफुल है। बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत। तो वैसे आप कह सकते हैं, हम कहेंगे तो कहीं बात और चली जाएगी। मैं तो मैं तो उनका टैलेंट का जिक्र कर सकता हूँ। बट कह सकते हो, ठीक है, हम वायरल कर देंगे। अब देखिए खूबसूरत को खूबसूरती नो यू हैव टू से यार, सोनम बाजवा है यार। खूबसूरती की अगर तारीफ ना करें कैसे हो सकता है। मतलब चलो एक शायरी ही कर दो आज तो सोनम बाजवा पे हो जाए। नहीं, सोनम बाजवा पे तो क्या मतलब, लेकिन वो वारिस शाह साहब की हीर है ना कि होठ सुर्ख यकूत जिवें लाल चमकन, दंद चंबे दी कली के हंस मोती दाने निकले हुसन अनार विचों। मैं बीच में से मिस कर गया हूँ कुछ, लेकिन वो यही है कि मतलब वो ऐसी इतनी खूबसूरत है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत। तो उन्होंने मुझे क्या बताया था इंटरव्यू में कि पंजाब इंडस्ट्री में किसी फिल्म को बनाने में 20 से 25 दिन में हम खत्म करते हैं। इतना बजट नहीं होता हमारा और काफी जल्दी जल्दी, इतना ब्रेक नहीं मिलता। राइट। तो और एक और बात मैं बीच में ऐड कर देता हूँ, वहां पे स्क्रिप्ट भी नहीं होती है, बाउंडेड स्क्रिप्ट नहीं मिलती आपको पंजाब इंडस्ट्री में। अभी मैंने जैसे इश्कनामा फिल्म की, या उससे पहले मैंने एक मुकद्दर फिल्म की थी, मुझे बाउंडेड स्क्रिप्ट मिल जाती हैं क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वही करूं जहां पे स्क्रिप्ट मिल जाए, जहां पे आपको समझ, भाई मैं इतना महान एक्टर नहीं हूं कि बिना स्क्रिप्ट पे काम कर लूं। तो मुझे वो स्क्रिप्ट मिल जाती है। तो फिर मैं, जैसे इश्कनामा अभी हमारी ये बाउंडेड स्क्रिप्ट थी
क्योंकि खैरा साहब भी, रविंद्र खैरा साहब, वो भी ऐसे मतलब फ्लोर पे नहीं जाते हैं, और जय भाजी, जय रंधावा भाजी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि उनको ये होता है कि स्क्रिप्ट बाउंडेड हो तब उनको समझ में आता। तो बट यस 20-25-30 दिन में शायद कंप्लीट कर देते हैं। मैंने भी ये सुनी सुनाई बातें हैं, बट हमारा जो ये अभी इश्कनामा फिल्म का, जैसे मैंने बताया कि ये पंजाब की बहुत महंगी फिल्म है, ये मतलब 20-25 करोड़ की फिल्म है ये, तो इतने बड़े बजट की फिल्म है। उम्मीद करता हूँ लोग इसको पसंद भी करेंगे। बहुत दिल से, मतलब वो होता है ना कि लगे हुए हैं दिन रात पूरी टीम कि इस फिल्म को कुछ बनाना है। तो ये फिल्म तो हमने मेरे ख्याल 40-45 दिन शूट की, बट बन जाती है 25-30 दिन में भी, क्योंकि देखिए एक ऑडियंस का दायरा है ना, ओवरसीज या पंजाब की 3 करोड़ आवाम, रीजनल फिल्म, हाँ रीजनल फिल्म है, तो फिर उसको आपको बजट रिस्ट्रेंट होता है। मैं इसी पर एक सवाल उठाना चाहती हूँ यार, क्योंकि मैंने ज्यादा पंजाबी फिल्में नहीं देखी है, बट जब मैं इसका रिव्यू करने गई थी पिट सियापा, जब मैं देखने गई थी तब भी बहुत कम शोज थे। नोएडा नियर दिल्ली एनसीआर मुझे बड़ी मुश्किल हुई कि मैंने कहा ये तो इसके शोज मिल ही नहीं रहे थे। बट फिर जब मैंने फिल्म देखी मुझे बहुत पसंद आई पंजाबी फिल्म। तो क्यों इतना अंडररेटेड है पंजाब? देखिए मुझे ये नहीं पता अंडररेटेड है या क्या है। आपकी बात बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इसको शोज मिलने चाहिए, पंजाबी फिल्मों को शो मिलने चाहिए, बट वही है जिन फिल्म्स को शो मिल भी जाते हैं, फिर ऑडियंस जब थिएटर नहीं जाती ना तो फिर वो नुकसान होता है। तो फिर वो इसलिए मेरे ख्याल में सब जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बड़ा सोच समझ के चलते हैं कि अरे भाई कि जहां पे हाउसफुल भी हों, क्योंकि फिर वही है ना, आजकल जब आपने पीआर का जिक्र किया फिर वो नेगेटिव चीज भी होनी शुरू है, अरे थिएटर सब खाली हैं, तो वो जो वर्ड ऑफ माउथ है कि थिएटर खाली है तो फिर वो देखने भी नहीं जाता, तो वो भी एक मतलब कई फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो वो बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बट मुझे लगा पंजाबी फिल्में ज्यादा प्रमोट होनी चाहिए, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत फिल्म होती है, फैमिली एंटरटेनर फिल्म है। और आप ये देखिए उसमें कोई भी आपको वल्गैरिटी कहीं पे भी कुछ नहीं, बड़ी सिंपल सोबर सादी फिल्में होती हैं। और जैसे हम पंजाबी जाने जाते हैं कि खुल के जीते हैं और वैसे वाले हैं, तो वो उनकी फिल्मों में दिखता है कि खुश रहते हैं, किसी भी कंडीशन में वो खुश रहते हैं, तो वैसी फिल्में, रंगीन फिल्में, रंगीन और हसीन। यस। सो आपने इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है, रणवीर सिंह के साथ आपने, शाहिद कपूर के साथ, चमकीला में आपने दिलजीत के साथ काम किया है, तो अब मुझे जितने याद आ रहे हैं मैं बता पा रही हूँ, डेवडी में काम किया आपने, तो इन सब का कोई एक ऐसा सीक्रेट बता दो यार। सीक्रेट जानना, मतलब सब अच्छे हैं, सीक्रेट मुझे सच में। अच्छा रणवीर सिंह का बताओ यार, काफी एनर्जेटिक है, हमें पता है ना। हाँ, उनका एक सीक्रेट ये है कि वो अपने को एक्टर्स को बहुत ज्यादा मोहब्बत देते हैं, चाहे वो एक सीन के लिए आया हुआ है, चाहे 2 सीन के लिए आया हुआ है, चाहे उसके साथ वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो अगर फिल्म का पार्ट है तो वो जफ्फी डाल के जरूर मिलते हैं। मैंने ये देखा है, मैंने ये धुरंधर के जितने एक्टर्स के इंटरव्यू किया ना, सब ने यही लाइन बोला है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ सब ने काफी हेल्पफुल है, सीन में हेल्प करते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरा हालांकि 83 में मेरा उनके साथ एक ही सीन था, जब मैं वो बहुत वायरल भी हुआ था। वो जब भी कोई मैच हिंदुस्तान हारता था तो वो एक ही बात चलती थी, ओ एक मैच तो जीत के जाओ एक। तो मेरा सिर्फ वो सीन था रणवीर पाजी के साथ, बट वो मिलते रोज थे, क्योंकि जो कुलवंत सिंह टूर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसकी अपनी एक अलग जर्नी चल रही थी, तो इस वजह से हमारा शूट साथ में नहीं होता था, लेकिन वो जब भी मिलते थे जफ्फी डाल के, वो मेरा कुलवंत वो ऐसे एनर्जी के साथ ही मिलते थे। तो उनका सीक्रेट मेरे को तो, और मेरी एक और, मैं किसी में ना बहुत ज्यादा घुसता नहीं, काम किया निकल लो अपने घर, और उसके बाद भी मेरी कभी ऐसी कोशिश नहीं, इसको बिल्कुल एरोगेंस ना समझी जाए, इसको ये ना समझा जाए कि ये मेरा कोई एरोगेंस, स्मार्ट वर्क कहा जा सकता है। नहीं, मेरा ये होता है कि यार हर इंसान की अपनी एक जिंदगी है, उसका अपना एक बना हुआ फ्रेंड सर्कल है, वो अपने दायरे में जीता, आपको भी अपने दायरे में जीना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी मैं इफी गोवा में हम गए थे, तो वहां पे बहुत बड़ा इवेंट था, वहां पे रणवीर पाजी मुझे मिले, तो वही प्यार मोहब्बत खुलूस के साथ, वही जफ्फी डाल के, वही एनर्जी के साथ मिले। हालांकि मैं उनको मेरे ख्याल में 5 साल के बाद मिल रहा था, लेकिन वैसे ही मिले। तो मेरे को ये बात ज्यादा अच्छी लगती है कि आप रोज किसी के मतलब घुसने की कोशिश करो, उसकी बजाय अगर आप 3, 4, 5 साल बाद मिलो तो वो एक अच्छी एनर्जी के साथ मिलो। अभी दिलजीत पाजी को मैं चमकीला के बाद कभी नहीं मिला, ना ही मैंने कभी उनको मैसेज किया, शायद उनको यही बात अच्छी, बताओ यार वो तो रब के बंदे हैं ना, है ना। अभी कल उन्होंने मेरी रील लाइक की दिलजीत पाजी ने, तो आपको लगता है हाँ यार, अगर आप, मैं तो उनकी सारी रील्स को लाइक करता हूँ, उनके
सभी, और मैं जो आजकल रील्स भी मेरे जो मैं अपने अकाउंट पे डाल रहा हूँ वो तकरीबन गाने उन्हीं के होते हैं, उन्हीं के गाने ऐसे हैं ना जो आजकल आपको वाइब देते हैं। Yes. तो कल मैंने देखा कि दिलजीत पाजी ने लाइक की हुई है रील, तो अभी आप अच्छा फिर आप इससे क्या समझो, मेरे को तो ये लगता है ना, हाँ यार अगर मैं नहीं घुसता हूँ किसी के अंदर ज्यादा कि पाजी मैसेज कर देना, अपनी ये है ही नहीं, बटरिंग मतलब ही नहीं है, फिर भी वो बंदा याद रख रहा है ना आपको, तो फिर आप समझो कि आप राइट ट्रैक पे हो। और ये मेरी नेचर ही है शुरू से, बीच में घुसने का नहीं, किसी के फड्डे में ना टांग अड़ाने का, ना किसी के अंदर घुसने का ज्यादा, अपनी लाइफ में मस्त रहने का, अपना काम अपने क्राफ्ट पे थोड़ा बहुत जो आपको आता है उस काम को ईमानदारी से शिद्दत से करते रहना बस। रवि सर के साथ भी ऐसा है, रवि सर बहुत मोहब्बती आदमी है। रवि सर का बहुत बार ऐसा होता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो मेंबर पार्लियामेंट है, इतनी बड़ी हस्ती है वो, उनका कोई पता नहीं रवि सर का कि वो रात को आपको 8, साढ़े 8, 9 बजे 10 बजे फोन कर लेंगे। रवि सर का फोन करना आपको समझ में आता है, आप रवि सर को फोन करो, वो इतने व्यस्त आदमी है, आप उनको परेशान कर रहे हो। वो फोन करें अपने छोटे भाई को तो आपको ऐसा लगता है अरे रवि सर का फोन आ गया, है ना, पता लगे रवि सर को अंजुम बत्रा का फोन आया, अरे यार इसका फोन आया। तो मैं वो नहीं चाहता, इसलिए अपने दायरे में रहो, अपनी एक दुनिया में रहो, किसी को परेशान मत करो, सब आपको याद रखते हैं। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो, क्योंकि आप एक्टर हो, आपकी परफॉर्मेंसेस ऐसी होनी चाहिए हर प्रोजेक्ट में कि आपको सब एक्टर्स, डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको याद रखें, और सबको पता है, आपको बार बार याद करवाने की जरूरत नहीं होती। एक्टर्स यही, हालांकि उनकी भी बेचारों की मजबूरी होती है, अब जब काम नहीं होता तो इंसान बोलता ही है ना कि यार ये दरवाजा खटखटा लो, ये दरवाजा खटखटा लो, वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं उनकी भी बात आपको बता रहा हूँ कि वो बेचारे भी परेशान होते हैं, 2-2 हजार लोगों को रिप्लाई करना आसान बात नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ज्यादा परेशान किसी को नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ में मस्त रहो। शाहिद कपूर के बारे में बताओ, वो काफी मुझे रिजर्व्ड लगते हैं। डेडिकेटेड, बहुत रिजर्व्ड है, डेडिकेटेड है, और बस मैं उनसे सेट पे ही मिलता था, शाहिद कपूर साहब से, जैसे मैं सबको सेट पे ही मिलता था, और इसीलिए शायद वो इज्जत बनी हुई है। मुझे लगता है जैसे रणवीर पाजी अभी मिले हैं, तो चाहे हुमा कुरैशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उनसे भी जब मिलता हूँ तो वही प्यार मोहब्बत से, साकिब उनके भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे हमारी बात नहीं होती, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बड़े मजे से मिलते हैं। या सो अंजुम, इंडस्ट्री में सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है एक एक्टर की? देखिए, सर्वाइवल के लिए एक तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि 2 नाव पे जो सवार होते हैं ना, वो कभी पार नहीं लगते। आपको वो जो होता है ना घोड़े, वो क्या लगा देते हैं उसके, वो बस एक ही चीज देखता है और उसी की तरफ भागता रहता है। मुझे लगता है वैसा भागना चाहिए आपको कि एक ही चीज के पीछे, तो कहीं ना कहीं फिर आप उस चीज को, उस मंजिल पे पहुंच जाते हो। और सर्वाइवल के लिए देखिए, अगर आप लिटरल जो वो वाला सर्वाइवल की अगर आप बात कर रहे हो, तो सर्वाइवल तो फिर हमने तो, बड़े लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हम सिर्फ फिल्में करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे, हम सीरियल नहीं करेंगे, डेली सोप नहीं करेंगे, टेलीविजन नहीं करेंगे। हमने तो सब कुछ किया, हमने तो स्क्रिप्ट डॉक्टर भी की, हमने कहीं ना कहीं डायलॉग्स भी लिखे, हमने लेकिन इसी लाइन से जुड़ते जुड़ते चीजें, गाने भी लिखे, रैप भी लिख दिया किसी को, ऑडियो बोर्ड भी बना दिए, एड्स भी की, जो टीवीसी तो करते ही करते हैं, टेलीविजन कमर्शियल्स, मैंने ये एक लैडर है सक्सेस का। yes. तो सर्वाइवल के लिए फिर टेलीविजन भी किया, क्राइम पेट्रोल, सावधान, भंवर, कोड रेड, ये सभी जो सिन्फे हैं, ये उसी के टाइप हैं, ये उसी की, मना मत करो किसी भी चीज को, खुद को बांधो मत। शुरुआती दौर में नहीं किया, उसके बाद जब थोड़ी बहुत आपकी पॉकेट अलाउ करती है आपको, फिर आप थोड़ा सा चूज करना शुरू कर देते हो, फिर आप थोड़ा सा उस तरफ जाते हो। बट वही है कि मेरे ख्याल सर्वाइवल के लिए तो फिर वही है कि लगे रहना बहुत जरूरी है, कि फिर लगे रहो, मेहनत फिर करते रहो। हाँ, आपको लगता है कि यार सर्वाइवल अभी थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तो मेहनत डबल कर दो। मुझे तो यही लगता है, यही समझ में आता है। अच्छा, जैसे कि आपको गाने का बहुत शौक है, आपने इंटरव्यू के बीच में ही 5-6 शेरो शायरी कर दी, तो एक गाना मैं चाहती हूँ चमकीला का, यार चमकीला का मुझे गाना अभी याद आएगा नहीं कोई, चमकीला 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 गाना कोई नहीं याद आएगा। इश्क है, इश्क मिटाया हाय। मैं एक चलो मैं चमकीला अच्छा चलो जो आपको, मैं अभी ना सतिंदर सरताज साहब का धुरंधर, ओह गॉड प्लीज वो तो गूज बम्स आ जाते हैं यार। वो खैर उनके गाने पे आते हैं, मेरे पे कहीं आप मेरे को थप्पड़ मार के बाहर ना निकाल लो।
तो ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਸਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸਰ ਗਈਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਸਜਣਾ थैंक यू वाह, लवली लवली यार। मतलब वो अपने आप में मुझे लगता है, क्या नाम दूं मैं उनको, कमाल के हम artist। सेम हॉस्टल में थे, मैंने आपको बताया शायद या नहीं? नहीं, प्लीज बताइए। ये हॉस्टल नंबर 2 पंजाब यूनिवर्सिटी में, जी जी जी। हम सेम हॉस्टल में थे जी। और बहुत दफा उनसे मुलाकात हुआ करती थी उस दौर में 2007-8 में। तो वो तब से ही वो म्यूजिक में उन्होंने एमए की थी और एमफिल भी शायद उर्दू लिटरेचर में भी शायद उन्होंने एमफिल की, शायद कुछ ऐसा था। तो बहुत आलम फजल आदमी है, बहुत पढ़े लिखे, वेल रेड, वेल लर्नड आदमी है सतिंदर सरताज। और गायक तो चलो देखिए बड़े बाकमाल हैं। और ये मेरे ख्याल जो अभी मैंने आपको सुनाया सानू सारियां विसर गईयां रावां, ये शायद उन्होंने 10 मिनट में लिखा था। 10 मिनट में लिखा जी। कहाँ से आता तो है यार ये इतना बस उनको talent शायराना आमद होती है। Yes, ये शायराना yes, आमद होती है, ये ऐसे आप लिख भी नहीं सकते, ये आपको कहीं से आती है ये चीज। yes। इन पर्सन कैसे हैं वो? देखिए मैं अपने तो उनको गानों की तरह 2008-9 में मैं उनसे मिलता था, तब वो सतिंदर सरताज नहीं हुआ करते थे, तब वो सतिंदर बाजी थे। तो बहुत अच्छे से मिलते थे। हमने एक नाटक किया था, पहले साल हमने किया था तुगलक, गिरीश कार्नाड जी का प्ले, और सेकंड ईयर में हमने किया था उदय प्रकाश की एक कहानी थी, उदय प्रकाश जी की, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। तो वो दोनों प्रोडक्शंस उन्होंने देखी थी, तब वो थोड़ी बहुत बात किया करते थे कि यार नाटक उनको बहुत पसंद थे। और जब इंटेलेक्चुअल नाटक जब उनको देखने को मिलते थे, ऐसे नाटक, क्योंकि जी कुमार वर्मा, महेंद्र सर साहब, ऐसे जो डायरेक्टर्स नाटक तैयार करवाते थे, तो वो देखने में बड़ा मजा आता था। क्योंकि एनएसडी से कावलम पद्मनाभन साहब जैसे लोग आ रहे हैं, तो वो बीच में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो सरताज साहब को वो मजा आता था। तो मेरे को याद है जो कि उस बारे में बात किया करते थे। और है तो देखो कमाल ही सरताज साहब। लवली। अच्छा, जाते जाते अपने फैंस को, हमारे दर्शकों को ये जरूर बताएं, जो इस लाइन में जो एक्टर बनना चाहते हैं उनको एक गलती नहीं करनी चाहिए। देखिए फैंस तो नहीं, आजकल वैसे सब समझदार हैं। ये मतलब जितने भी इस लाइन में आना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज़ है कि जल्दबाजी मत करो। पंजाबी में एक कहावत है, काली अगे टोए ने खड्डे हैं, आराम से, क्योंकि हर चीज़ वक्त लेती है। देखिए हम एक बड़ी अच्छी कहावत भी है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो हम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम कीनू वाले हैं, हम कीनू का एक पौधा लगाते हैं, 6 साल बाद उस पर फ्रूट आता है, जो अच्छा फ्रूट जिसको हम मानते हैं। 6 साल हम उस एक पौधे पे मेहनत करते हैं। तो आप ये देखिए कि आपको एक दिन में वैसा फ्रूट नहीं मिल जाता है। तो मेहनत और कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, कि लगे रहना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिवली दुनिया में क्या चल रहा है, क्या भसड़ है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कुछ इधर क्या चल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, सब कुछ दरकिनार करके, सब कुछ छोड़ के, सिर्फ ध्यान केंद्रित करके बस अपने काम को तवज्जो दीजिए और बस करते चलिए। मेरे ख्याल यही है। वाओ, मतलब आई हैव टू से दिस यार, यू आर टू गुड विद योर, अरे मतलब मैं अभी 2-3 घंटे इंटरव्यू ले सकती हूँ अगर आप बाकियों की कैंसिल करवा दो तो। नहीं आप प्लीज बाकियों की भी कीजिए इंटरव्यू। Yeah, so it was lovely talking to you. Thank you, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्योंकि होता क्या है कि इंसान तभी जवाब देता है जब सामने से सवाल बहुत अच्छे आते हैं। तो आपने सवाल बहुत अच्छे पूछे, इसलिए मुझे जो थोड़े बहुत जो मैं आपके जवाब दे पाया, पता नहीं अरे बहुत अच्छे कंटेंट दिए आपने तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।